पेशे खिदमत है कहानी लाश की वापसी का 7वां हिस्सा। सितारों की मखलूक होशियार हो गई थी। प्लूटो ने टीले के अंदर सारे खुफिया तहखाने में जहां जहां भी मशीन लगी थी हुक्म दे दिया था कि उसे बंद कर दिया जाए। चुनाचे टीले के अंदर सारी मशीनें बंद हो चुकी थीं। उसकी वजह से भी मशीन का कोई हल्का सा सिग्नल भी बाहर नहीं जा रहा था। टीले के बाहर इंस्पेक्टर आर्थर और सुराग रसां बहराम ट्रांसमीटर लिए सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें नाकामी हो रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्हें टीले के अंदर से सिग्नल आते सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब गहरी खामोशी छा गई थी। कोई एक मामूली सा सिग्नल भी सुनाई नहीं दे रहा था। बहराम ने इंस्पेक्टर से कहा कि लाश जरूर इसी टीले के अंदर है और सितारों की मखलूक का खुफिया तहखाना भी इसी टीले के अंदर है। अगर ऐसा ना होता तो फिर सिग्नल कभी सुनाई ना देते। इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर सितारों की मखलूक को हमारी मौजूदगी का इल्म हो गया है और उन्होंने अपनी मशीनें बंद कर दी हैं ताकि कोई हल्की सी आवाज भी बाहर ना जा सके। बहराम ने इस ख्याल का इजहार किया कि अब उनका वहां ठहरना बेकार है। बेहतर यह है कि वो कोई नई स्कीम बनाकर उसी टीले की कोशिश करें, क्योंकि उसी टीले के अंदर साइंसदान फिरदौसी और उसकी बीवी गजाला को अगवा करके रखा गया है। इंस्पेक्टर आर्थर का ख्याल था कि उन्हें एकदम से टीले पर गोलाबारी शुरू करा देनी चाहिए। बहराम ने कहा, अगर ऐसा किया गया तो उसकी बीवी और साइंसदान फिरदौसी के हलाक हो जाने का खतरा है। वैसे भी अगर सितारों की मखलूक को मालूम हो गया कि हम उनके तहखाने पर गोलाबारी करने पर गौर कर रहे हैं तो वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि साइंसदान फिरदौसी और गजाला को हलाक कर देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, इस सूरत में हमें वापस जाकर एक खुफिया इजलास बुलाना चाहिए ताकि अगली स्कीम पर गौर किया जा सके। बहराम ने कहा, हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना चाहिए, क्योंकि खूनी लाश सितारों की मखलूक के कब्जे में है और वो उसी से जरूर तबाही और बर्बादी का काम लेना शुरू कर देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, यह सितारों की मखलूक कमबख्त कहां से आज टपकी है? बहराम बोला, हो सकता है ये लोग इसी दुनिया के जराइम पेशा लोग हों और खुफिया ठिकाना बनाकर लाश के जरिए मुल्क में तबाही फैलाना चाहते हों। मेरा भी यही ख्याल है। इंस्पेक्टर आर्थर और सुराग रसां दफ्तर आ गए। जिस वक्त बाहर से सिग्नल आने बंद हो गए तो प्लूटो समझ गया कि वो लोग वापस जा चुके हैं। उसने रडार को गौर से देखा, वहां कोई सब्ज नुक्ता नहीं था। साबित हो गया कि सुराग रसां और इंस्पेक्टर चले गए हैं। उसी वक्त प्लूटो ने मरकरी को साथ लिया और उस कमरे में आ गया जिसके एक बड़े से मेज पर खूनी लाश चित लेटी थी। प्लूटो ने बड़े गौर से लाश को देखा। लाश बिल्कुल बेजान थी। उसके जिस्म में एक छोटा सा ट्रांसमीटर घुसा हुआ था। यही वो कुंजी थी जिसकी वजह से खूनी लाश उनके कब्जे में आ गई थी। लाश के सारे बदन पर गंदी मुंदी कीचड़ भरी मैली पट्टियां बनी हुई थी। प्लूटो ने कहा, हमें लाश के सारे जिस्म पर लोहे की चादर चढ़ा देनी चाहिए, इस तरह लाश ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मरकरी बोला, इस लाश की गर्दन पर भी एक सुराख है। साफ मालूम होता है कि यहाँ भी कभी ट्रांसमीटर लगाकर लाश को कंट्रोल किया गया है। प्लूटो ने बड़े गौर से लाश के कंधे वाले सुराख को देखा और अपने सींग पर हाथ फेर कर बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक है। वैसे भी इस लाश में हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ रही है, हमें एहतियात से काम लेना होगा। मरकरी ने कहा, मैं ऐसी चादर चढ़ाऊंगा कि और अपने सींग पर हाथ फेर कर बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक है। वैसे भी इस लाश में हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ रही है, हमें एहतियात से काम लेना होगा। मरकरी ने कहा, मैं ऐसी चादर चढ़ाऊंगा कि जिसको हाथ लगाने से सिर्फ सितारों की मखलूक को करंट नहीं पड़ेगा, बाकी इस दुनिया की जो शय भी हाथ लगाएगी भस्म होकर रह जाएगी। प्लूटो ने कहा, तुम ये काम अभी से शुरू कर दो मरकरी, क्योंकि हमें बहुत जल्द इस लाश से अपने मतलब का काम लेना है। हमें अभी इस शहर के बेहतरीन दिमाग वाले लोगों को अगवा करना है। इतनी देर में मैं जरा साइंसदान फिरदौसी के जाकर जरा बातें कर लूं। मरकरी ने लाश के लिए स्टील की चादरें तैयार करना शुरू कर दी और प्लूटो साथ वाले तहखाने में उस कमरे में आ गया जहां साइंसदान फिरदौसी अपने बूढ़े जिस्म को लिए एक जगह कोने में अकेला बैठा था। प्लूटो को अंदर आते देखकर फिरदौसी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कहा, तुम जिस सितारे के भी रहने वाले हो मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। प्लूटो ने हंसकर कहा, फिरदौसी, हमारे साथ तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बेकार है। तुम्हें एक बात जहन में यकीन के साथ बिठा लेनी चाहिए कि अब तुम कभी वापस अपनी दुनिया में ना जा सकोगे। तुम्हें अभी तक एहसास ही नहीं हो सका कि तुम जिस मखलूक के। प्लूटो ने कहा, यह सिंह हमारे सितारे में रहने वाले हर इंसान के सर पर उगा होता है और हम एक ऐसे सितारे के रहने वाले हैं जो यहाँ से कई करोड़ मील के फासले पर है। हम एक ऐसी उड़न तश्तरी में बैठकर यहाँ आए हैं जो इस तहखाने के एक बड़े हाल कमरे में बंद है और जो रोशनी की रफ्तार के साथ चलती है, यानी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। फिरदौसी ने कहा, यह नामुमकिन है। जो शहर रोशनी की रफ्तार से चलेगी वो खुद रोशनी की एक लकीर बन जाएगी। प्लूटो जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा, बस इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुम लोग साइंस में अभी हमसे बहुत पीछे हो। हमने एक ऐसी धात इजाद कर ली है जिस पर 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार का कोई असर नहीं होता। हमारी उड़न तश्तरी उस धात की बनी हुई है। फिरदौसी बोला, क्या तुम मुझे ये उड़न तश्तरी दिखा सकते हो? क्यों नहीं, अभी चलो मेरे साथ। फिरदौसी यही चाहता था कि किसी तरह से प्लूटो उसे उड़न तश्तरी के पास ले जाए, फिर वो उसकी सारी मशीन से वाकिफ हो जाएगा। प्लूटो फिरदौसी को साथ लेकर उस हाल कमरे में आ गया जिसके दरमियान में एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी रखी थी।
ये एक गोल तश्तरी सी थी जिसके 4 दरवाजे थे। प्लूटो फिरदौसी के साथ एक दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दीवारों पर डायल लगे थे जिसके अंदर बेशुमार सुइयां हरकत कर रही थी। मालूम हुआ कि उड़न तश्तरी की एक मशीन हर वक्त चलती रहती है ताकि इंजन गर्म रहे। साइंसदान फिरदौसी ने उड़न तश्तरी का बड़ी तवज्जो से जायजा लिया। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये उड़न तश्तरी और इतनी बड़ी तश्तरी इतनी ज्यादा रफ्तार के साथ ऊपर कैसे उड़ सकती है। उसने प्लूटो से कहा, क्या तुम मुझे इसके अंदर बैठकर सैर करा सकते हो? प्लूटो हंस पड़ा। फिक्र न करो प्रोफेसर साहब, हम शायद थोड़े दिनों में सितारे में वापस जा रहे हैं। तुम और गजाला हमारे साथ जाएंगे, फिर तुम उड़न तश्तरी का तजुर्बा कर लेना। गजाला का नाम सुनकर फिरदौसी चौंक पड़ा। तो क्या तुमने गजाला को भी अगवा कर लिया है? प्लूटो ने कहा, ना सिर्फ अगवा कर लिया बल्कि कैद कर लिया है। हम उसे भी तुम्हारे साथ ही ऊपर अपनी दुनिया में ले जाएंगे। फिरदौसी ने पूछा, अगर तुम लोगों की साइंस हमसे ज्यादा तरक्की वाली है तो फिर तुम्हें हम लोगों को ऊपर ले जाने की क्या जरूरत है? प्लूटो बोला, अव्वल तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम इस दुनिया के मशहूर साइंसदान हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हमें अपने सितारे के लिए बड़े आला दिमाग के लोगों की शदीद जरूरत है, क्योंकि हम एक आला किस्म की नस्ल पैदा करना चाहते हैं। हमारे सितारे में कोई ऐसा नुक्स पैदा हो गया है कि लड़के और लड़कियां पैदा होती हैं मगर वो बोल नहीं सकती, इसलिए हम इस दुनिया से बड़े बेहतरीन किस्म के लोग अगवा करके ऊपर ले जा रहे हैं। फिरदौसी ने कहा, यह तुम्हारा ख्याल है कि हमारी वजह से बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे, बल्कि मुझे तो शुबा है कि तुम्हारे सितारे पर जाकर हमारे बच्चे भी गूंगे बहरे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। प्लूटो ने हंसकर कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने सितारे पर एक बच्चा पैदा करने का कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। अब तुम यहाँ बैठकर कैपोरियर उड़न तश्तरी की हैरतनाक मशीनें देखो और मैं गजाला को लाकर इसी तश्तरी में बंद कर दूं। प्लूटो चला गया। साइंसदान फिरदौसी अकेला रह गया। उसने बड़ी तेजी के साथ घूम फिरकर मशीनों का जायजा लेना शुरू कर दिया। मशीनें बड़ी मुख्तसर थीं मगर बड़ी ही नफासत और कारीगरी से बनाई गई थीं। उसने एक घूम फिरकर मशीनों का जायजा लेना शुरू कर दिया। मशीनें बड़ी मुख्तसर थीं मगर बड़ी ही नफासत और कारीगरी से बनाई गई थीं। उसने एक एक मशीन, एक एक पुर्जे को बड़े गौर से देखा। डेस्क पर बहुत सारे बटन बने थे जो कभी कभी जल बुझ जाते थे। फिरदौस ने एक बटन को बिल्कुल खामोश और बुझा हुआ पाया। उस बटन के नीचे सितारों की नई मखलूक की अपनी जुबान में कुछ लिखा था जिसे फिरदौसी नहीं पढ़ सकता था। एक और जगह झुककर फिरदौसी ने मशीन के अंदर एक पुर्जे को देखा। वो समझ गया कि उस एक पुर्जे की वजह से उड़न तश्तरी हवा में इतनी ज्यादा क़यामत खेज रफ्तार के साथ उड़ती है। बहुत खूब, अगर ये पुर्जा बाहर निकाल लिया जाए तो उड़न तश्तरी बेकार हो जाएगी। लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। इन्होंने ज़रूर उस किस्म के कई एक पुर्जे बनाकर रखे होंगे। फिर कोई तरकीब निकालनी चाहिए कि जिससे ये उड़न तश्तरी यहाँ से हिल ना सके। इसके और गजाला के बचने की भी एक सूरत बाकी है, मगर फिरदौसी को वहाँ कोई ऐसी शय ना मिली जो उड़न तश्तरी को उसके ख्याल में रोक सके। इतने में प्लूटो गजाला को लेकर आ गया। गजाला का खौफ के मारे बुरा, घबराने की कोई बात नहीं गजाला, खुदा ने चाहा तो हम जरूर इस कैद खाने से रिहा हो जाएंगे। इस पर प्लूटो कहका मारकर हंस दिया। फिरदौसी साहब, इस ख्याल को जहन से निकाल दें। अब यहाँ से आपको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। शायद आपको मालूम नहीं कि खूनी लाश भी हमारे कब्जे में आ चुकी है और बहुत जल्द गजाला के खाविंद मिस्टर बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर को भी अगवा करने वाले हैं। गजाला ने चौंक कर प्लूटो की तरफ देखा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मेरे साथ। इतना कहकर प्लूटो गजाला को घसीटता हुआ अंदर ले गया और उसने गजाला को उड़न तश्तरी के एक खुफिया कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इस तरह उड़न तश्तरी के एक दूसरे खुफिया कमरे में प्लूटो ने साइंसदान फिरदौसी को ले जाकर बंद कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के कमरों से बेखबर थे। साइंसदान फिरदौसी का कमरा छोटा था। उसमें सिर्फ एक लोहे की मेज और लोहे की कुर्सी रखी थी। ये लोहा सफेद और चमकीले रंग का था। दीवारों पर कुछ नहीं था। सुराख सुराख से बने थे। एक जगह गोल सी घड़ी लगी थी जिसकी सुइयां एक जगह पर आकर रुक गई थी। फिरदौसी ने कमरे के कोने कोने का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसके बिल्कुल ऊपर के कमरे में गजाला कैद थी। गजाला फिरदौसी से और फिरदौसी गजाला से बेखबर था। शाम तक मरकरी ने खूनी लाश के भयानक जिस्म पर खाकस्तरी रंग के लोहे की चादर चढ़ा दी। अब खूनी लाश पहले से ज्यादा भयानक और दहशत अंगेज हो गई थी। उसने कंप्यूटर का बटन दबाकर लाश को चलने का हुक्म दिया। लाश एक हल्के से झटके के साथ मेज पर से उठी और उसने कमरे में गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया। मरकरी ने लाश को दोबारा मेज पर लेट जाने का हुक्म दिया। लाश मेज पर जाकर पहले की तरह चुपचाप लेट गई। आधी रात हो गई थी। फिरदौसी साइंसदान उड़न तश्तरी वाले कमरे में अभी तक न सो सका था। वो बराबर हाथ का पीछे रखे टहल रहा था और सोच रहा था कि इस कमरे में जरूर कोई ऐसी शय होगी जिसका ताल्लुक बाहर से होगा। दरवाजा इस तरफ बंद किया गया था कि मालूम ही नहीं होता था कि किसी जगह दरवाजा भी है। अचानक फिरदौसी को ऊपर छत पर किसी के टहलने की आवाज आई। ये आवाज गजाला की ऊंची एड़ी की जूती जुलती थी। वो समझ गया कि गजाला ऊपर वाले कमरे में कैद है। उसे बड़ी खुशी हुई। अब वो सिर्फ गजाला से किसी तरह बात करना चाहता था, लेकिन वहां बात करने का कोई जरिया नहीं था। बहराम गजाला के अगवा के बाद बड़ा परेशान था।
इंस्पेक्टर आर्थर से मिलकर वो दूसरे रोज एक कमरे में सर जोड़कर बैठ गया और गजाला और साइंसदान फिरदौसी की वापसी और खूनी लाश की तबाही के बारे में सोच विचार करने लगा। एहतियातन बहराम ने वो छोटा सा आला अपने और इंस्पेक्टर आर्थर की जेब में रख लिया था, जिसमें से ऐसी लहरें निकलती थी जो खूनी लाश को उनके पास नहीं आने देती थी। इस किस्म के 2-3 आले दफ्तर में भी लोगों में तकसीम कर दिए गए थे। सबसे ज्यादा खतरा इंस्पेक्टर आर्थर और बहराम के अगवा का था। उधर सितारों की मखलूक का कप्तान प्लूटो भी बहराम और आर्थर को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। सितारों की मखलूक ने अगले दिन दोपहर को लाश के जरिए शहर की सबसे खूबसूरत औरत को अगवा कर लिया। ये औरत एक ब्यूटी क्लिनिक की मालिका थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी अखबार पढ़ रही थी कि उसके पीछे खूनी लाश नमदार हो गई। वो औरत तो लाश की शक्ल देखकर ही बेहोश हो गई। लाश उसे अगवा कर उनको शहर के सबसे बड़े हिसाबदान को अगवा कर लिया गया। शहर में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस परेशान हो गई। इंस्पेक्टर जनरल ने बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर को बुलाकर कहा, जिस तरह भी हो सके खूनी लाश को कब्जे में करके उस अगवा की वारदातों को रोका जाए। बहराम और इंस्पेक्टर तो पहले इस काम में लगे थे। वो तीसरे रोज दफ्तर से निकलकर सितारों की मखलूक के टीले के बाहर आकर छुप गए। दोपहर तक उनके पल्ले कुछ न पड़ा। आखिर बहराम ने फैसला किया कि वो अकेला ही इस काम को सरअंजाम देगा। उसने एक फकीरनी का भेस बदला और टीले से जरा दूर एक दरख्त के नीचे झोंपड़ी डालकर रहने लगा। आते जाते मुसाफिर उसे कुछ न कुछ दे जाते। हर कोई यही ख्याल करता कि यह फकीरनी है और किसी दूसरे शहर से आकर यहाँ आबाद हो गई है। बहराम ने बुढ़िया फकीरनी का भेस इतनी कामयाबी से बदला हुआ था कि किसी को उसे देखकर शक नहीं हो सकता था कि वो बहराम है। बहराम ने अपनी झोंपड़ी के अंदर कंप्यूटर छुपा रखा था और जेब में वो आला था जिसकी शुआएं लाश को उसके करीब आने से रोकती थी। बहराम जब भी फुर्सत मिलती कंप्यूटर लेकर उसकी सुई का रुख टीले की तरफ करके बैठ जाता, मगर उसे कोई सिग्नल न मिलता, इसलिए कि प्लूटो के हुक्म से टीले के अंदर काम करने वाली मशीनों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि बहराम और दूसरे जासूस टीले की जासूसी का ख्याल दिल से निकाल दें तो मशीनों को फिर से चालू कर दिया जाए। बहराम को कुछ यकीन सा होने लगा था कि शायद टीले के नीचे कोई खुफिया तहखाना नहीं है और ये उनका वहम था। उधर फिरदौसी साइंसदान बराबर ऊपर गजाला से बात करने की कोशिश में लगा था। उसे दिन में 2 बार एक सींग वाला मुलाजिम आकर खाना दे जाता। उसने देखा कि मुलाजिम बाहर निकलते हुए दीवार में एक खास जगह बटन दबाता है और दरवाजा खुल जाता है। एक रोज उसने बटन दबाने की कोशिश की, मगर ना तो बटन दबा और ना ही दरवाजा खुला। साइंसदान फिरदौसी आजिज आ गया। अचानक उसकी नजर एक रबड़ के तार पर पड़ी। ये रबड़ की तार दीवार के साथ साथ होती ऊपर छत के एक सुराख में घुस गई थी। वो समझ गया कि इस तार का ताल्लुक ऊपर वाले कमरे से है। उसने एक रोज तार को एक जगह से नाखून से छील डाला। फिर उसने नंगे तार को बाहर खींचा। बाहर खींचते ऊपर छत पर जैसे कोई चीज गिरी। वो हमातन गोश हो गया। अब वो तार उसके हाथ से खिसकने लगी, जैसे कोई ऊपर से भी तार को खींच रहा था। थोड़ा सा तार फिरदौसी ने नीचे से खींचा, उतना ही तार ऊपर से किसी ने खींचा। फिरदौसी को यह समझने में देर न लगी कि ऊपर गजाला तार को खींच रही थी। उन्होंने तार के इशारे में एक दूसरे को खबर कर दी कि वो छत के ऊपर नीचे कैद हैं। इससे ज्यादा वो आपस में बात करने के काबिल न हुए थे। फिरदौसी ने एक रोज ये महसूस किया कि जो मुलाजिम खाना देने आता है उसकी जेब में एक छोटा सा कंप्यूटर पड़ा होता है, जिस पर वो कभी कभी किसी से अपनी अजीब जुबान में बात कर लेता है। उसने सोचा अगर किसी तरह से वो कंप्यूटर कब्जे में कर लिया जाए तो उससे बड़ा काम लिया जा सकता था। एक दिन मुलाजिम खाना लेकर आया तो फिरदौसी ने उसे बातों बातों में लगा दिया। कंप्यूटर उसकी जेब में पड़ा था। फिरदौसी ने इंतहाई चाबक दस्ती से काम लेते हुए इतनी होशियारी से कंप्यूटर उसकी जेब से निकाल लिया कि उसे कानों कान खबर तक न हुई। किसी ने कंप्यूटर को एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां से मुलाजिम कोशिश के बावजूद तलाश नहीं कर सकता था। मुलाजिम बर्तन लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स रूम में आ गया। यहाँ इंजीनियर एक गोल शीशे वाली बड़ी सी मशीन पर बैठा काम कर रहा था। मुलाजिम ने बर्तन बावर्ची खाने में रखकर उसे कॉफी लाकर दी। कॉफी रखकर वापस जाने लगा तो एक स्टूल से टकराकर गिर पड़ा। गिरते ही उसका हाथ जेब पर गया। कंप्यूटर वहां नहीं था। वो जमीन पर इधर उधर देखने लगा। उसका ख्याल था कि गिरने की वजह से कंप्यूटर जमीन पर उलटकर गुम हो गया है। इत्तेफाक से वहां 2-3 कंप्यूटर दीवार के साथ एक मेज के साथ रखे हुए थे। मुलाजिम ने उनमें से एक को अपना कंप्यूटर समझकर उठाया और जेब में रख लिया। साइंसदान फिरदौसी का कंप्यूटर अब उसके पास आ गया था। रात को जब तहखाने में हर तरफ खामोशी छा गई तो उसने कंप्यूटर निकालकर उसका बटन दबा दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी टीले से बाहर शुमाल की तरफ कर दी। ये रुख साइंसदान फिरदौसी की लेबोरेटरी की तरफ था। उसी रुख के रास्ते में बहराम की झोंपड़ी आती थी, जिसके अंदर वो बूढ़ी फकीरनी का भेस बदलकर बैठा था। बहराम रात को झोंपड़ी के अंदर खामोश बदलकर भी वो कोई सुराग नहीं लगा सका था। उसने कंप्यूटर के सिग्नल को खोलकर खाट के नीचे रखा हुआ था। वो कंप्यूटर को हमेशा खोल कर रखता था कि न जाने कब किसी जानिब से सिग्नल आने शुरू हो जाए। ऐसा ही हुआ। अचानक कंप्यूटर पर टू 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 से सिग्नल आने लगे। बहराम बड़ी तेजी से उठा और उसने चारपाई के नीचे से कंप्यूटर उठाकर उसका बटन दबाकर कहा, हेलो हेलो हेलो।
दूसरी तरफ साइंसदान फिरदौसी ने हेलो हेलो की हल्की हल्की आवाज सुनी तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा, लेकिन खतरा यह था कि यह आवाज कहीं सितारों की मखलूक की ना हो। मगर वो बात करने से पहले हेलो नहीं करते थे। यकीनन ये आवाज टीले से बाहर की थी, फिर भी इसकी तस्दीक करनी जरूरी है। चुनाचे फिरदौसी ने अपना मुंह कंप्यूटर के करीब ले जाकर बड़ी आहिस्ता से कहा, हेलो, कौन हो और कहां से बोल रहे हो? बहराम भी अपना आप इतनी जल्दी जाहिर नहीं करना चाहता था कि कहीं सितारों की मखलूक की यह सिग्नल न दे रही हो। अगर उन्हें पता चल गया कि वो बूढ़ी फकीरनी की शक्ल में टीले से बाहर झोंपड़ी में बैठा है तो उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसको याद आया कि पुलिस का एक कोड लफ्ज था, भेड़िया ऑटो। ये लफ्ज शहर के साइंसदानों को भी मालूम था। बहराम ने सोचा कि इस लफ्ज के जरिए मालूम करना चाहिए कि ये कौन है। बस बहराम ने कहा, अपना कोड बताओ। फिरदौसी ने कहा, पहले तुम बताओ तुम्हारा कोड क्या है और तुम कहां से बोल रहे हो? बहराम बोला, मैं तुम्हें अपना कोड पहले कभी नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि मैं बाहर से बोल रहा हूं। क्या तुम किसी तहखाने से बोल रहे हो? फिरदौसी ने कहा, हाँ, मैं एक पुरस्कार तहखाने से बोल रहा हूं और मेरा नाम फिरदौसी है। अगर तुम बाहर किसी लेबॉर्ट्री में हो तो सुनो, मैं इस मुल्क का नामवर साइंसदान फिरदौसी हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? जवाब दो। फिरदौसी का नाम सुनकर बहराम उछल पड़ा, एकदम से बोला, फिरदौसी, ये आप हैं? हाँ, मैं फिरदौसी हूं। तुम कौन हो? जनाब, मैं सुराग रसा बहराम हूं। अरे खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए। तुम कहाँ हो? बहराम ने कहा, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ये बताइए गजाला कहाँ है, किस साल में है? फिरदौसी ने कहा, गजाला मेरे साथ ही ऊपर वाले कमरे में कैद है। ये जगह टीले के अंदर है। उड़न तश्तरी क्लिक क्लिक की आवाज के साथ कंप्यूटर पर सिग्नल बंद हो गए। बहराम ने बहुतीला सर मारा मगर दोबारा आवाज सुनाई ना दी। दरअसल फिरदौसी उसे सिग्नल दे रहा था कि अंदर से दरवाजा खुल गया और मुलाजिम दाखिल हुआ। फिरदौसी ने जल्दी से कंप्यूटर छुपा लिया। उसे यकीन था कि मुलाजिम उससे कंप्यूटर के बारे में पूछने आया है, मगर फिरदौसी ने एक और कंप्यूटर उसकी जेब में देखा तो हैरान रह गया। मुलाजिम अंदर एक गोल पहिया सा रखने आया था जिसके किनारे पर सितारे बने हुए थे। खुदा का शुक्र है कि उसे शक नहीं पड़ा था, लेकिन एक और मुसीबत आ गई। मुलाजिम ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कप्तान ने तलब किया है। फिरदौसी ने बहुत बहाने बनाए मगर उसका मालूम था कि वहां कोई बहाना ना चल सकेगा। चुनाचे वो उठकर उसके साथ चल पड़ा। प्लूटो का कमरा सितारों के मुख्तलिफ रंग के नक्शों से सजा हुआ था। दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिस पर करोड़ों सितारों का अक्स पड़ रहा था। ये सितारे आहिस्ता आहिस्ता घूमते और उसी को देखकर कहा, साइंसदान, क्या तुम इस नक्शे को देखकर बता सकते हो कि तुम्हारी दुनिया का सैयारा कौन सा है? फिरदौसी ने नक्शे को गौर से देखा। यह उसकी दुनिया के आसमान का नक्शा नहीं था। प्लूटो ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इस नक्शे पर अपनी दुनिया कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए कि यह आसमान तुम्हारी दुनिया का आसमान नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे आसमान से खरब हा मील के फासले पर एक दूसरा आसमान है। हम लोग उसी आसमान में रहते हैं। हमारे सितारे की फिजा ऐसी है कि हम जिस सितारे के लोगों की चाहें शक्ल बना सकते हैं और उनकी जुबान में गुफ्तगू कर सकते हैं। हाँ, अपनी ये एक निशानी, अपने सींग अपने सर से नहीं हटा सकते। फिरदौसी ने कहा, यह तो ठीक है, मगर ये फरमाइए कि इस खाकसार को किस लिए तलब किया गया है? प्लूटो उठकर कमरे में टहलने लगा। उसने कहा, यह तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि हम इस दुनिया के बेहतरीन लोग, बेहतरीन दिमाग और खूबसूरत चेहरे अगवा करने आए हैं। हमने तुम्हें गजाला को और दो एक दूसरे इंसानों को इसी नीयत से अगवा किया है। अब मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे उन आदमियों के घर गजाला को और दो एक दूसरे इंसानों को इसी नीयत से अगवा किया है। अब मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे उन आदमियों के घरों का पता बताओ जो लोग तुम्हारे साथी साइंसदान, हिसाबदान, इंजीनियर और डॉक्टर हैं, ताकि हम उन्हें भी अगवा कर सकें। फिरदौसी ने कहा, और अगर मैंने तुम्हें उनके नाम ना बताए तो तुम क्या करोगे? प्लूटो बोला, हम तुम्हें इतनी अजियत देंगे कि तुम उनके नाम बताने पर मजबूर हो जाओगे। याद रखो, हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं कि हम तुम्हारे दिमाग को खोलकर बाहर तश्तरी में रख लेंगे और तुम्हारे दिमाग की एक एक यादाश्त को नोट करके सारे लोगों के एड्रेस मालूम कर लेंगे। फिरदौसी ने कहा, फिर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि मैं तुम्हें उनमें से किसी का नाम नहीं बताऊंगा। प्लूटो बड़े गुस्से में आ गया। उसने जमीन पर पांव मारकर कहा, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं, खूब अच्छी तरह से गौर कर लो। तुम्हें फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर हमें मजबूरन तुम्हारे दिमाग को तुम्हारी खोपड़ी में से बाहर निकालना पड़ेगा। फिरदौसी ने कहा, अगर तुम मेरे दिमाग को खोपड़ी से बाहर निकाल लोगे तो याद रखो तुम मुझसे महरूम हो जाओगे। ने कहा, अगर तुम मेरे दिमाग को खोपड़ी से बाहर निकाल लोगे तो याद रखो तुम मुझसे महरूम हो जाओगे। फिर तुम मुझसे कोई काम ना ले सकोगे और तुम्हारी स्कीम फेल हो जाएगी। तुम इस दुनिया के एक बहुत बड़े साइंसदान से महरूम हो जाओगे। प्लूटो ने कहा, कोई बात नहीं, अगर एक साइंसदान को खोकर हमें 15 दूसरे साइंसदान, इंजीनियर और बेहतरीन डॉक्टर मिलते हैं तो ये सौदा इतना महंगा नहीं है। प्लूटो ने मुलाजिम को इशारा किया। वो फिरदौसी को लेकर उसे उसके उड़न तश्तरी वाले कमरे में छोड़ गया। फिरदौसी अकेला रह गया था।
तो उसने खुफिया जगह से कंप्यूटर निकाल कर सिग्नल दिया। बहराम पहले ही से उस सिग्नल पर कान लगाए बैठा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। बहराम ने जल्दी से कंप्यूटर के पास मुंह ले जाकर कहा, क्या तुम फिरदौसी बोल रहे हो? हाँ, मैं फिरदौसी हूँ। उधर से बड़ी कमजोर सी आवाज आई। साइंसदान फिरदौसी को मालूम था कि अगर उसने ज्यादा जोर से आवाज लगाई तो सितारों की मखलूक के रडार पर वो पकड़ा जाएगा। उसने बहराम से कहा, सुनो बहराम, मैं सितारों की मखलूक की टीले के अंदर छुपी हुई उड़न दूसरे मशहूर इंजीनियरों और डॉक्टरों और सुराग रसानों को भी अगवा करके वहां ले जाना चाहते हैं। इन्होंने मुझे 1 दिन की मोहलत दी है। अगर मैंने इनको मुल्क के डॉक्टरों और इंजीनियरों और दूसरे नामवर साइंसदानों के नाम ना बताए तो ये मेरी खोपड़ी में से दिमाग निकालकर सारे एड्रेस मालूम कर लेंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ तक पहुंचकर हमें निकालने की कोशिश करो। बहराम ने कहा, इस टीले के अंदर जाने का कोई रास्ता है? फिरदौसी ने कहा, एक खुफिया रास्ता जरूर है, मगर वो कहाँ से खुलता है, किस तरह से खुलता है, इसका इल्म सिर्फ सितारों की मखलूक को है। तुम कोशिश करो या मैं किसी तरह से कोशिश करके तुम्हें बताऊंगा। कोई आ रहा है, मैं फिर तुम्हें सिग्नल दूंगा। फिरदौसी ने जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दिया। कोई कमरे के अंदर आ रहा था। फिरदौसी कदमों की आवाज सुन रहा था। कदमों की चाप उसके कमरे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। फिर जैसे ही किसी ने बाहर से बटन दबाया, दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। उसके सामने गजाला खड़ी थी। फिरदौसी ने हैरान होकर उसे देखा। गजाला ने होठों पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने को कहा और अंदर आकर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। गजाला बड़ी खामोशी से फिरदौसी के पास आकर बैठ गई। तुम ऊपर से कैसे नीचे आ गई? गजाला ने बताया, प्रोफेसर, तुम्हारा ये अंदाजा दुरुस्त है। मैं ऊपर वाले कमरे में कैद हूँ। बड़ी मुश्किल से एक तरीके से थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए कि खुदा के लिए किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो, नहीं तो ये लोग हमें जिंदा न छोड़ेंगे। हम हमेशा के लिए अपनी दुनिया से महरूम हो जाएंगे। साइंसदान फिरदौसी ने उसे बताया कि उसने अभी अभी बहराम से बात की है। इस पर गजाला ने बेताब होकर कहा, बहराम से बात की है? कैसे? मेरी बात भी कराओ। आहिस्ता बात करो गजाला, आहिस्ता। फिर उसने खुफिया जगह से कंप्यूटर निकालकर उसे दिया। सिग्नल का इशारा किया। उधर बहराम तो कान लगाए पहले ही से बैठा हुआ था। उसने हेलो कहा। इधर से गजाला ने कहा, बहराम, मेरे सरताज कैसे हो? गजाला की आवाज सुनकर बहराम खुशी से चिल्ला उठा, खुदा का शुक्र है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम कैसी हो, कहाँ हो? मैं बड़ी मुश्किल से छुपकर प्रोफेसर फिरदौसी के पास आई हूँ। हम दोनों खैरियत से हैं अभी तक। लेकिन हमारी जिंदगियां अब इस अजीब मखलूक के रहमो करम पर हैं। ये लोग हमें बहुत जल्द यहाँ से उड़ाकर अपने सितारे पर ले जा रहे हैं। खुदा के लिए हमें यहाँ से निकालो, नहीं तो फिर हम सारी जिंदगी एक दूसरे की शक्ल न देख सकेंगे। बहराम ने कहा, गजाला, फिक्र न करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कम से कम ये तो मालूम हो गया है कि सितारों की मखलूक का ठिकाना इस टीले के अंदर है। अब हम इस टीले को बहुत जल्द घेरे में ले रहे हैं। ये बताओ कि खूनी लाश कहाँ है? गजाला ने कहा, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। लो प्रोफेसर, फिरदौसी से बात करो। फिरदौसी ने कंप्यूटर अपने हाथ में ले लिया। हेलो बहराम। बहराम ने कहा, प्रोफेसर, मैं ये पूछ रहा था कि खूनी लाश कहाँ है? फिरदौसी बोला, मैंने फिर उसे नहीं देखा। इन लोगों ने जरूर उसे किसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी तरह से वो कंप्यूटर अपने कब्जे में कर लो जो खूनी लाश को कंट्रोल करता है? फिरदौसी ने कहा, उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। ये उड़न तश्तरी एक भूल भुलैया है। कुछ मालूम नहीं होता कि कौन सा कमरा किस तरफ को जा खुलता है और कौन सा रास्ता किस तरफ को जा निकलता है। अभी तो हमें, उसी ने कहा, उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। ये उड़न तश्तरी एक भूल भुलैया है। कुछ मालूम नहीं होता कि कौन सा कमरा किस तरफ को जा खुलता है और कौन सा रास्ता किस तरफ को जा निकलता है। अभी तो हमें अपनी जान की फिक्र पड़ी है। अगर कल तक तुम लोगों ने कुछ ना किया तो ये लोग कम से कम मेरी खोपड़ी खोलकर दिमाग जरूर निकाल लेंगे। फिर गजाला को भी इन जालिमों के पंजे से कोई न बचा सकेगा। इंस्पेक्टर जनरल से कहो कि इस टीले पर हमला कर दे। बहराम ने कहा, हमला करने से भी तुम लोगों की जिंदगी खतरे में होगी। ये लोग हमारे काबू में आने से पहले तुम लोगों को खत्म कर देंगे और फिर खूनी लाश भी इनके कब्जे में है। ये उससे भी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। फिरदौसी बोला, इसका मतलब यह है कि तुम लोग हार मान गए हो और तुमने हमें इस भयानक कौम के रहमो करम पर छोड़ दिया है। बहराम ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं एक फकीरनी के भेस में इस झोंपड़ी में कई दिनों से पड़ा हूँ। घबराओ नहीं, हम कल ही कोई ना कोई ऐसी तदबीर करेंगे कि टीले का खुफिया दरवाजा मालूम हो सके। फिर बहराम ने गजाला से कहा, गजाला, तुम भी फिक्र मत करना, हम तुम्हें बहुत जल्द इन लोगों के चुंगल से छुड़ा लेंगे। कम है, मैं ज्यादा देर तुमसे बातें नहीं कर सकती। सिग्नल आने बंद हो गए। बहराम ने कंप्यूटर एक जगह छुपाया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। उधर गजाला ने कंप्यूटर फिरदौसी के हवाले किया और दरवाजा से खोलकर खामोशी से बाहर निकल गई। फिरदौसी ने सोचा कि रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है, क्यों ना वो भी दरवाजा खोलकर बाहर जाए और ये मालूम करने की कोशिश करे कि कोई फरार की राह है या नहीं। ये ख्याल फिरदौसी के दिमाग में ऐसा आया कि वो चैन से बैठ ना सका। वो उसी वक्त उठा और दरवाजे के पास जाकर उसका बटन दबा दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। उसके सामने एक तंग सा रास्ता था जो नीम रोशन था। फिरदौसी दीवार के साथ लगकर एक तरफ चलने लगा।
आगे जाकर रास्ता घूम गया और फिर एक छोटी सी खिड़की आ गई। उसने खिड़की का पट खोल दिया। बाहर सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियों पर से उतरकर तहखाने के फर्श पर आ गया। ऊपर छत पर एक जगह से धीमी धीमी नीले रंग की रोशनी आ रही थी। फिरदौसी एक तरफ चल पड़ा। ये रास्ता तंग सा था। वो एक बहुत बड़े कमरे में आ गया। यहाँ उसने एक बहुत बड़ी मेज पर खूनी लाश को लेटे हुए देखा। वो एक बार तो डर सा गया। उसने झुककर लाश को गौर से देखा। लाश भी मुर्दा आंखों से पड़ा। ये रास्ता तंग सा था। वो एक बहुत बड़े कमरे में आ गया। यहाँ उसने एक बहुत बड़ी मेज पर खूनी लाश को लेटे हुए देखा। वो एक बार तो डर सा गया। उसने झुककर लाश को गौर से देखा। लाश भी मुर्दा आंखों से उसे तक रही थी। फिरदौसी जल्दी से परे हट गया और तहखाने के एक तंग से दरवाजे से गुजरकर एक गोल चक्करदार जीने पर आ गया। उस जीने पर से होकर ऊपर एक गुलाम गर्दिश में आ गया। यही वो रास्ता था जो गार से बाहर निकलने वाले दरवाजे तक जाता था। फिरदौसी बड़ी हिम्मत से काम लेकर गार के दरवाजे तक आ गया। यहाँ अंधेरा था। सिर्फ कोने में दूर ऊपर एक जगह हल्का सा बल्ब जल रहा था। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि रात ज्यादा हो जाने की वजह से वहां रास्ते में उसे कोई शख्स न मिला। कुछ लोग गार की दूसरी जानिब काम कर रहे थे। उस तरफ चूंकि गार का दरवाजा बड़े खुफिया तरीके से बंद किया गया था, इसलिए पहरा देने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। सितारों की मखलूक को अच्छी तरह मालूम था कि इस दरवाजे से कोई बाहर नहीं जा सकता, और ये बात ठीक भी थी। दरवाजा बड़े खुफिया तरीके से खुलता था, जिसका इल्म सिर्फ तहखाने में रहने वाली सितारों की मखलूक के अलावा और किसी को नहीं था। अब करना खुदा का क्या हुआ कि सितारों की मखलूक का एक इंजीनियर टेले से बाहर एक गड्ढे में से कोई खास किस्म के पत्थरों की तलाश में था, जो आधी रात को सितारों की रोशनी में ताबकारी छोड़ते थे। इन पत्थरों को टोकरी में डालकर वो वापस आ रहा था। गार के दरवाजे पर आकर उसने खुफिया हरूफ पड़े और कंप्यूटर के जरिए सिग्नल देकर दरवाजे को खोल दिया। फिरदौसी ने देखा कि टीले का खुफिया दरवाजा खुल रहा है। वो जल्दी से एक तरफ अंधेरे में हो गया। दरवाजा आहिस्ता से खुला और सितारों की मखलूक का इंजीनियर टोकरी हाथ में लिए अंदर गार में आ गया। अंदर आकर उसने टोकरी जमीन पर रखी और दीवार में किसी बटन को तलाश करने लगा। यही मौका वहां से फरार होने का था। फिरदौसी की जिंदगी का ये एक सुनहरी मौका था। उसने इस सुनहरी मौका से पूरा फायदा उठाने का फैसला कर लिया और बड़ी खामोशी और तेजी के साथ खुले दरवाजे में से बाहर निकल गया। अंधेरा होने की वजह से उसे गार में से बाहर निकलते कोई ना देख सका। वो बाहर आकर एक पत्थर के पीछे छुप गया। उसने देखा कि उसके आते ही दरवाजा बंद हो गया और फिर वहां उसका निशान तक न था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। ये उसकी अपनी दुनिया के आसमान के सितारों की रोशनी थी। फिरदौसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फिर से आज़ादी की फिजा में सांस ले रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। अब वहां एक पल के लिए भी ठहरना बेहद खतरनाक था। चुनाचे साइंसदान फिरदौसी ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। काफी दूर जाकर वो एक टीले के पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गया। उसने जेब में से कंप्यूटर निकाला। वो बहराम से बात करके ये मालूम करना चाहता था कि वो किस जगह छुपा बैठा है। उसने बटन दबाकर बहराम को सिग्नल दिया। बहराम अपनी झोंपड़ी में खामोश लेटा छत को देखते हुए सोच रहा था कि टीले की मखलूक पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है कि अचानक उसकी चारपाई के नीचे रखे हुए कंप्यूटर ने सिग्नल देने शुरू कर दिए। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने कंप्यूटर निकालकर कहा, हेलो हेलो, मैं बहराम हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो बहराम, मैं साइंसदान प्रोफेसर फिरदौसी हूँ। बहराम ने कहा, फिरदौसी, आप तो अभी मुझसे बात कर रहे थे। फिरदौसी ने कहा, हाँ, वो मैं टीले के अंदर से बात कर रहा था। अब मैं टीले से बाहर हूँ। बाहर है? मैं मिलने पर सुनाऊंगा। ये कहो कि तुम कहाँ पर हो। ये सिग्नल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कहो तुमसे मिल सकूं। बहराम ने कहा, प्रोफेसर, अगर तुम टीले से बाहर शुमाल की तरफ हो तो तुम्हें 2 फरलांग चलने के बाद एक जगह बड़ का एक गुंजान दरख्त नजर आएगा। उस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी है। बस मैं उसी झोंपड़ी में बैठा हूँ। बहुत अच्छा बहराम, मेरा ख्याल है कि मेरा रुख शुमाल की तरफ ही है, क्योंकि मैं कुतबी सितारे को अपने बिल्कुल सामने देख रहा हूँ। बहराम ने कहा, बस बिल्कुल ठीक है, उसी कुतबी सितारे की सेध में तुम आ जाओ। तुम्हें 2 पहाड़ एक दूसरे के साथ साथ लगे नजर आएंगे। उनके ऊपर खजूर का एक दरख्त है। बस उस दरख्त के करीब बड़ का पेड़ है जहां मैं हूं। मैं आ रहा हूं बहराम। ये कहकर फिरदौसी ने कंप्यूटर बंद कर दिया और कुतबी सितारे की सेध में आगे चलना शुरू कर दिया। आसमान पर सितारों की रोशनी थी और अब मशरिक में सुबह की रोशनी भी उभरने लगी थी। उसे कुछ फासले पर खजूर का पेड़ नजर आया। वह खजूर के पेड़ के पास पहुंचा तो सामने बड़ का एक गुंजान दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी बनी थी। फिरदौसी जल्दी चलता वो उस झोंपड़ी के पास आ गया। बहराम झोंपड़ी से बाहर छुपकर खड़ा था। वो ये मालूम करना चाहता था कि सिग्नल झूठे तो नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये दुश्मन का कोई जाल हो और उसे फांसने के लिए सिग्नल दिए जा रहे हो। लेकिन बहराम ने देखा कि सामने से प्रोफेसर फिरदौसी चला आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। साफ मालूम होता था कि कई रोज से उसे गुस्ल नसीब नहीं हुआ। बहराम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। खुदा का शुक्र है तुम आ गए प्रोफेसर। प्रोफेसर अंदर आकर झोंपड़ी में बैठ गया। उसने सुराही में से पानी पिया और बोला, मुझे अफसोस है कि बहराम, मैं अपने साथ गजाला को ना ला सका, इसलिए कि वो मेरे पास बैठी जरूर थी लेकिन फिर उठकर चली गई और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस कमरे में है। मुझे मौका मिल गया
अगर मैं इस मौका से फायदा न उठाता तो फिर सारी जिंदगी उन जालिम लोगों की कैद से आजाद नहीं हो सकता था। बहराम ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया प्रोफेसर, तुम्हें अपनी जान जरूर बचानी चाहिए थी। इंशाल्लाह हम गजाला को भी जरूर बचा लेंगे। अब ये बताओ कि ये मखलूक कौन है और कहाँ से आई है? फिरदौसी ने कहा, यह मखलूक किसी अजीबोगरीब सितारे की मखलूक है। उसका एक कप्तान है जिसका नाम प्लूटो है। उन लोगों में से हर एक के सर में सींग है। प्लूटो ने मुझे एक ऐसा आसमान दिखाया जिसके सितारे हमारे आसमान के सितारे नहीं थे। वो किसी दूसरी कहकशां से आए हैं और उनका मकसद यह है कि इस दुनिया के बेहतरीन लोगों को अगवा करके अपने सितारे पर ले जाएं ताकि वहां एक बेहतरीन मखलूक पैदा की जाए। ऐसा लगता है कि उनके सितारे पर जहानत की कमी हो गई है। बहराम ने पूछा, क्या उन लोगों के अंदर जाने के रास्ते का आपको इल्म है? फिरदौसी ने कहा, बाहर निकलने के लिए दीवार में एक जगह बटन लगा है, लेकिन बाहर से दरवाजा किस तरह खुलता है ये मैं नहीं जानता। वैसे दरवाजा उसी टीले के बाहर किसी जगह है। मैंने खूनी लाश को भी देखा है, वो एक बहुत बड़े हाल कमरे के दरमियान में मेज पर पड़ी है। बहराम ने कहा, अगर किसी तरह से वो कंप्यूटर हाथ में आ जाता जो लाश को कंट्रोल करता है तो कम से कम हमारी एक लड़ाई तो जरूर खत्म हो जाती, हम एक महाज पर जंग जरूर जीत जाते। फिरदौसी बोला, बहराम कंप्यूटर बड़ा कीमती है, वो हर वक्त प्लूटो कप्तान के कब्जे में रहता है। वैसे जिस जगह मुझे और गजाला को कैद किया गया था वो एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी है। उस उड़न तश्तरी में बैठकर ये लोग खुदा जाने कब यहाँ आए कि किसी को खबर तक न हुई, और खुदा जाने किस तरह से इन्होंने टीले के अंदर एक बहुत बड़ा हाल कमरा खोद डाला है। ये लोग साइंस में हमसे बहुत आगे हैं, मगर किसी आसमानी हादसे की वजह से इनके यहाँ जहानत की कमी हो गई है और ये लोग यही जहानत हमारी दुनिया से लेने आए हैं। बहराम बोला, प्रोफेसर हम टीले पर हमला कर देंगे। फिरदौसी ने कहा, ऐसी गलती हरगिज न करना बहराम, ये तबाहकुन गलती होगी। ये सितारों की मखलूक बड़ी तरक्की कर चुकी है। अगर हमने हमला किया तो पहली बात यह होगी कि कप्तान प्लूटो गजाला को हलाक कर देगा, फिर वो खूनी लाश के जरिए हमारे जाने कितने लोगों को कत्ल कर देगा। अब हर शख्स के पास तो खूनी लाश को रोकने वाला आला तो नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल में टीले पर हमला करना अपने पैरों पर आपको लाड़ी मारने के बराबर होगा। हमें बड़ी खामोशी और चालाकी से टीले के अंदर जाकर उन्हें बर्बाद करना और खूनी लाश के कंप्यूटर पर कब्जा करना होगा। उसके लिए ताकत और जोश की नहीं बल्कि अक्लमंदी और जासूसी की जरूरत है। कम से कम मैं अंदर से होकर आया हूं, मुझे मालूम है कि कौन सी शय किस जगह पर है। मैं अपने वतन और अपने वतन की सलामती के लिए एक बार फिर जासूसी के ख्याल से अंदर जाने को तैयार हूं। बहराम ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल ये फैसला इंस्पेक्टर आर्थर के पास चलकर करेंगे। सुबह हो गई थी। बहराम फिरदौसी को साथ लेकर झोंपड़ी से बाहर निकला। उसने अपना फकीनी वाला लिबास तब्दील कर लिया था और अब वो एक बार फिर बहराम के रूप में था। वो बड़ी जल्दी चलते जंगल को भी पीछे छोड़ आए। यहाँ उन्हें एक बस मिल गई जिसमें बैठकर वो बहुत जल्द थाने पहुंच गए। दफ्तर में इंस्पेक्टर आर्थर अभी तक नहीं आया था। बहराम ने उसे फोन किया कि वो फौरन दफ्तर आ जाए। इंस्पेक्टर ने जब ये सुना कि प्रोफेसर फिरदौसी सितारों की मखलूक की कैद से आजाद हो गया है तो उसी वक्त गाड़ी में वो सवार हुआ और दफ्तर पहुंच गया। इंस्पेक्टर आर्थर ने सितारों की मखलूक का सारा हाल मालूम किया। प्रोफेसर फिरदौसी ने अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना डाली। गजाला के बारे में भी उसने बताया कि वो उससे ऊपर वाले कमरे में है और उड़न तश्तरी में कैद है। अगर उस रोज उसे जान का खतरा ना होता और ये मालूम होता कि वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा तो वो गजाला को भी जरूर साथ ले लेता, लेकिन उसे गजाला के कमरे के रास्ते का भी तो इल्म नहीं था। उसने इंस्पेक्टर आर्थर को भी यही मशवरा दिया कि टीले के तहखाने पर बड़ी हिकमत अमली से कब्जा करने की जरूरत है। अगर किसी किस्म की बेहतियाती से काम लिया गया तो गजाला की जान को खतरा है। दूसरे, हमें रेडियाई शुआओं वाला आला हर वक्त अपने पास रखना होगा, क्योंकि खूनी लाश का कुछ पता नहीं कि वो कब और कहाँ हाजिर हो जाए। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये आला इस वक्त पुलिस के 11 अफसरों के पास है। एक आला हमने आपको भी दे दिया है ताकि आप भी खूनी लाश के हमले से महफूज रहें। बहराम बोला, अब प्रोफेसर हमें मशवरा दो कि टीले पर किस तरह से हमला किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इंस्पेक्टर आर्थर ने कहा, मेरे ख्याल में तो मुनासिब यही मालूम होता है कि प्रोफेसर फिरदौसी को एक बार फिर पूरी तरह हथियारों से लैस करके तहखाने में भेजा जाए। क्यों प्रोफेसर, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रोफेसर फिरदौसी का रंग एक बार तो उड़ गया, क्योंकि वो एक खौफनाक जहन्नुम से निकल कर आ रहा था। अब वो दोबारा उस जहन्नुम में जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसने बड़ा हौसला करके कहा, अगर आप यही फैसला करेंगे तो मैं तैयार हूं। इस पर बहराम बोला, इंस्पेक्टर हमें यूं ही प्रोफेसर की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना है। देखना पहले यह है कि आया उनका वहां जाना जरूरी है या उनके बगैर भी काम चल सकता है। इंस्पेक्टर ने कहा, या फिर इनसे तहखाने के अंदर की पूरी मालूमात और नक्शा लेकर हम दोनों वहां जाएं। बहराम बोला, मुनासिब यही मालूम होता है कि हम दोनों जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद जाएं। क्यों प्रोफेसर, तुम्हारी क्या राय है? प्रोफेसर के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। कहने लगा, वैसे आप मुझसे पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऐसा नक्शा बनाकर दूंगा कि आपको वहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी।
बहराम ने कहा, बस ठीक है, तुम नक्शा बनाओ, हम दोनों अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आखिर फैसला यही हुआ कि बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर प्रोफेसर से सितारों की मखलूक के तहखाने का पूरा नक्शा लेकर खुद उन्होंने खूनी लाश से बचने के लिए भी एक रेडियाई आला अपनी जेब में रख लिया। उसी रात जब अंधेरा गहरा हुआ तो दोनों शहर की इमारतों और सड़कों से निकलकर जंगल में आ गए। यहाँ उन्होंने भेस तब्दील किया और टीले से कुछ फासले पर बड़ के दरख्त तले बहराम की झोंपड़ी में आकर रुक गए। झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने के बाद वो बड़ी खामोशी से टीले के पास आकर प्रोफेसर के बताए हुए निशान पर नक्शे के मुताबिक एक जगह छुपकर बैठ गए। उन्हें टीले के खुफिया दरवाजे की तलाश थी। दरवाज़ा इस तरह से बंद किया गया था कि बाहर से उसे कोई तलाश नहीं कर सकता था। सिर्फ एक ही सूरत बाकी थी कि कोई अंदर से बाहर आए या बाहर से सितारों की मखलूक का कोई आदमी अंदर जाए। वो इंतजार करने लगे। उन्होंने कंप्यूटर के सिग्नल बंद किए हुए थे ताकि अंदर कप्तान प्लूटो को मालूम ना हो जाए कि वो बाहर जासूसी करने पहुंच गए हैं। वो आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि उन्हें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से पत्थरों की ओट में हो गए। उन्होंने देखा कि सितारों की मखलूक का एक आदमी नीली वर्दी में मलबूस हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए टीले की तरफ चला आ रहा है। आसमान पर चांद निकला हुआ था जिसकी रोशनी में वो आदमी साफ दिखाई दे रहा था। उसके सर पर सींग था और नीली वर्दी पर सफेद रंग की चमकीली धारियां थी। बहराम ने आंखों ही आंखों में इंस्पेक्टर को बताया कि वो उस आदमी पर हमला करके उसे काबू करे। इंस्पेक्टर ने बहराम के कान में कहा, लेकिन जब तक वो दरवाजा न खोले हमला नहीं करना होगा। बहराम ने सरगोशी में कहा, मुझे मालूम है। सींग वाला आदमी उनके बिल्कुल करीब से गुजरा। दोनों ने अंधेरे में छुपे छुपे सांस ऊपर खींच लिए। सितारों का आदमी एक जगह रुक गया। उसने एक हाथ फिजा में बुलंद करके जरा ऊंची आवाज में कुछ पढ़ा और उसके साथ ही टीले के पत्थर में एक जगह से हल्की सी आवाज के साथ शिगाफ पैदा हो गया। ये एक छोटा सा दरवाजा बन गया था। अब हमले का वक्त था। बहराम ओट में से बिजली जैसी तेजी के साथ निकला और उसने पूरी ताकत से लोहे का डंडा उस आदमी के सर पर दे मारा। डंडे के लगते ही वो आदमी चकरा कर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर और बहराम उसकी तरफ लपके। ये बेहोश हो गया है, इंस्पेक्टर ने सरगोशी की। बहराम ने कहा, हाँ, इसके कपड़े मैं बदल कर अंदर जाऊंगा। इंस्पेक्टर, तुम मेरी झोंपड़ी में जाकर मेरे सिग्नल का इंतजार करो। लेकिन बहराम ने जल्दी से कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम फौरन मेरी झोंपड़ी में जाकर छुप जाओ, मैं अंदर जा रहा हूं। इंस्पेक्टर उठकर झोंपड़ी की तरफ भागा और बहराम ने 1 मिनट जाया किए बगैर उस आदमी के कपड़े खुद पहन लिए। उसके बाद उसने सितारों के आदमी के सर का सींग काटकर उसे अपने सर पर लगा लिया। इसका बंदोबस्त वो घर से करके चले थे। बहराम अब बिल्कुल सितारों की मखलूक का आदमी लगता था। वो बड़ी तेजी से प्लास्टिक का थैला उठाकर दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने नक्शे की मदद से मालूम कर लिया कि दरवाजा बंद करने वाला बटन कहाँ है। चुनाचे उसने बटन दबा दिया। दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। बहराम अब सितारों की मखलूक के खतरनाक तहखाने में था। वो मुसीबत के मुंह में आ चुका था, मगर वो खुश था और उसका दिल कोई जबरदस्त कारनामा करने को बेताब था। ये जानकर उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो गजाला के करीब पहुंच गया है। उसने थैला उठाया और गार में चलना शुरू कर दिया। नक्शे के मुताबिक अंदर गार के सारे रास्ते उसने पूरी तरह से याद कर लिए थे। हाँ, उसे ये मालूम नहीं था कि अगर किसी ने उससे कुछ पूछ लिया तो उसे क्या जवाब। दुश्मन उसका कातिल अंदर आ गया है, मगर अब वो कंप्यूटर के कंट्रोल में थी और अपने आप हरगिज नहीं उठ सकती थी। बहराम एक दरवाजे में से निकलकर लेबोरेटरी में आ गया। यहाँ एक आदमी किसी मशीन पर झुका उसे गौर से देख रहा था। बहराम उसके करीब से गुजर गया। उस आदमी को भी बहराम पर जरा सा भी शक न हुआ, क्योंकि उसकी वर्दी भी वैसी ही थी और उसके सर पर भी वैसा ही सींग था। बहराम अब उस बड़े हाल कमरे में आ गया जिसके दरमियान में मेज पर खूनी लाश पड़ी थी। एक बार तो वो काम गया। लाश बेसुध पड़ी थी। वो करीब से गुजरने लगा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसे मालूम था कि अब लाश कंप्यूटर के कंट्रोल में है और उस पर कभी हमला नहीं कर सकती जब तक कंप्यूटर उसे इशारा न करे। फिर भी उसने महसूस किया कि उसे करीब से गुजरता देखकर लाश ने एक झुरझुरी सी जरूर ली थी। बहराम हाल कमरे से निकलकर एक छोटे कमरे में आ गया। यहाँ एक छत पर एक धीमा धीमा सा सब्ज बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में बहराम ने जेब से नक्शा निकाल कर देखा। उसे मालूम हुआ कि उड़न तश्तरी को जाने वाला रास्ता इसी कमरे के एक दरवाजे से होकर जाता है। बहराम ने बहुत जल्द था। उसकी रोशनी में बहराम ने जेब से नक्शा निकाल कर देखा। उसे मालूम हुआ कि उड़न तश्तरी को जाने वाला रास्ता इसी कमरे के एक दरवाजे से होकर जाता है। बहराम ने बहुत जल्द दरवाजे का बटन तलाश कर लिया। बटन के दबाते ही दीवार एक जगह से शक हो गई और दरवाजा बन गया। वो दरवाजे में से गुजरकर एक तारीक राहदारी में आ गया। यहाँ से घूमकर निकला तो सामने उड़न तश्तरी खड़ी थी। ये एक बहुत बड़ी 2 मंजिला गोल तश्तरी थी जिसका दरवाजा बंद था। बहराम उसके अंदर जाने के लिए बेताब हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अंदर उसकी बीवी गजाला कैद है। वो दबे पांव आगे बढ़ा। एक जगह गोल शीशे का लट्टू सा लगा था। बहराम ने उसे घुमाया तो एक हल्की सी सरगोशी के साथ उड़न तश्तरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बहराम बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बहराम उड़न तश्तरी में दाखिल हो चुका था। नक्शे में उसने
वो कमरा देखा जहां गजाला कैद थी। ये कमरा उड़न तश्तरी की दूसरी मंजिल पर था। तलाश करते करते आखिर वो गजाला के कमरे के बाहर आकर रुक गया। उड़न तश्तरी में उसे एक भी आदमी न मिला था। शायद सारे लोग आराम कर रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर कोई हत्थी या बटन न लगा था। बहराम दबे पांव चलता कमरे की दीवार के साथ मुंह लगाकर खड़ा हो गया। उसने दीवार पर खुफिया तरीके से दस्तक दी। यह दस्तक ऐसी थी जैसी कि अक्सर बहराम अपने घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दिया करता था। अंदर गजाला इत्तेफाक से जाग रही थी। उसने जो दरवाजे पर दस्तक सुनी तो चौंकी। ये कैसे हो सकता है कि बहराम आ गया हो, उसने सोचा, लेकिन दस्तक तो बिल्कुल उसी की है। बहराम ने दूसरी बार दस्तक दी तो गजाला उठकर दरवाजे के पास आई और उसने भी अंदर से आहिस्ता से दस्तक का जवाब दिया। बहराम बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, गजाला। अंदर गजाला को बहराम की बहुत ही मध्यम सी आवाज सुनाई दी। उसने खुश होकर कहा, बहराम। बहराम ने भी गजाला की आवाज सुन ली। उसे तसल्ली हो गई। बहराम ने गजाला को सरगोशियों में बड़ी मुश्किल से समझाया कि वो दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश करे, क्योंकि वो बाहर से उसे नहीं खोल सकता। गजाला ने बल गया। दरवाजा अपने आप बड़े आराम से खुल गया। बहराम बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। गजाला ने बहराम को अपने सामने देखकर बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, खुदा का शुक्र है तुम आ गए, मगर तुमने अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? अब तो तुम भी मेरे साथ यहाँ कैद हो गए हो। बहराम ने कहा, मैं ये सब कुछ सोच समझ कर यहाँ आया हूँ, और यकीन करो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि प्रोफेसर फिरदौसी फरार हो चुका है और हमारे पास पहुंच गया है। इंस्पेक्टर आर्थर इस टीले से थोड़े फासले पर है। फिर बहराम ने उसे बताया कि इंस्पेक्टर आर्थर बड़ के पेड़ तले एक झोंपड़ी में हमारे सिग्नल का इंतजार कर रहा है। बहराम ने उसी वक्त जेब से ट्रांसमीटर निकालकर इंस्पेक्टर से राब्ता कायम किया और उसे सिग्नल दिया। झोंपड़ी में बैठा इंस्पेक्टर आर्थर उसी सिग्नल का इंतजार कर रहा था। उसने झट सिग्नल वसूल किया और कहा, हेलो बहराम, क्या तुम पहुंच गए? बहराम ने कहा, हाँ इंस्पेक्टर, मैं इस वक्त गजाला के कमरे में हूँ। फिक्र न करो, हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मेरे दूसरे सिग्नल का इंतजार करो। फिर बहराम ने गधे निकलना होगा। इस वक्त पहरेदार सारे के सारे शायद सो रहे हैं। सारा रास्ता खाली पड़ा है। गजाला ने कहा, मैं तैयार हूँ। दरवाजा आराम से खोलकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। गोल राहदारी से होते हुए उड़न तश्तरी की सीढ़ियां उतरकर गुलाम गर्दिश से होते हुए बड़े हाल कमरे में आ गए, जहां खूनी लाश दरमियान में मेज पर पड़ी थी। गजाला डर गई। बहराम ने उसे तसल्ली दी और कहा, लाश कंप्यूटर के कंट्रोल में है, यह अपने आप कोई हरकत नहीं कर सकती। गजाला ने कहा, बहराम, क्या इस वक्त हम लाश को किसी तरह से तबाह नहीं कर सकते या इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकते? बहराम ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने लाश के जिस्म से ट्रांसमीटर खींचकर निकाल लिया तो लाश कंप्यूटर कंट्रोल से आज़ाद होकर हम दोनों पर हमला कर देगी। गजाला ने कहा, लेकिन हम इसके जिस्म में अपना एक अलग ट्रांसमीटर नहीं लगा सकते ताकि इसे हम भी अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सके। गजाला का ख्याल बेहद अच्छा था। इसके बारे में बहराम ने सोचा ही नहीं था। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर वो लाश के जिस्म में एक ट्रांसमीटर अपना भी लगा दे तो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है। अफसोस इस बात का था कि उसके पास कंप्यूटर तो था, लेकिन कोई ऐसा ट्रांसमीटर नहीं था जिसे वो लाश के जिस्म में लगा सके। उसने गजाला से कहा, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसमीटर मेरे पास नहीं है। अभी हमें इस जहन्नुम से फरार होना होगा। इसके बाद हम लाश में अपना ट्रांसमीटर लगाने के बारे में भी गौर कर लेंगे। चलो यहाँ से निकल चलो। वो दोनों बड़े हाल कमरे से निकल गए। अब वो एक लेबॉर्ट्री में थे जहाँ इससे पहले सितारों की मखलूक का एक आदमी काम कर रहा था। गजाला एक तरफ अलमारी की ओट में हो गई। उस आदमी ने मुड़कर देखा। बहराम चूंकि उनके ही लिबास में था इसलिए उसे कोई शक न हुआ। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अब बहराम ने गजाला को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। वो बड़े आराम से उस कमरे से भी निकल आए। अब उनके सामने एक तारीक राहदारी थी जो गार में चली गई थी। गार में आकर उन्होंने तेज तेज दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया। यहाँ आकर बहराम ने कंप्यूटर निकालकर इंस्पेक्टर को सिग्नल दिया कि हम खैरियत से निकल आए हैं और अब गार के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। इंस्पेक्टर ने दोनों को इस मुहिम की कामयाबी पर दिली मुबारकबाद दी और कहा, मैं झोंपड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। बदकिस्मती से जिस वक्त इंस्पेक्टर को यह सिग्नल दिया गया, ठीक उस वक्त कप्तान प्लूटो रेडार के पास बैठा था। उसने ये सिग्नल सुन लिया। बस फिर क्या था, उसी वक्त उसने खतरा का अलार्म बजा दिया। अलार्म की चीख गार के अंदर गूंज गई। गजाला ने कहा, जल्दी से दरवाजे पर पहुंचो, प्लूटो को हमारे फरार का इल्म हो गया है। बहराम और गजाला गार के दरवाजे की तरफ भागने लगे। उन्होंने जल्दी से बटन दबा दिया। गार का दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकल आए। बाहर रात बड़ी तारीक और सुनसान थी। इधर प्लूटो ने कंप्यूटर लेकर लाश को हुक्म दिया कि फौरन गार के बाहर पहुंचो और गजाला और बहराम को कत्ल कर दो। लाश एक झटके के साथ उठकर खड़ी हुई और फिर रोशनी के एक हाले में गायब हो गई। गजाला ने कहा, बहराम, प्लूटो अब खूनी लाश की मदद लेगा। बहराम ने कहा, फिक्र न करो, मेरी जेब में वो रडियाई आला मौजूद है
जिसकी शुआएं खूनी लाश को हमारे पास नहीं आने देंगी, लेकिन मैं तो उसके काबू में आ जाऊंगी। लाश कोई दम में जाहिर होने ही वाली होगी, कुछ करो। अभी वो बहराम के साथ लगकर खड़ी हुई ही थी कि एकदम से उनके सामने वही भयानक खूनी लाश जाहिर हो गई। गजाला के मुंह से लाश को देखकर चीख निकल गई। बहराम ने गजाला को अपने साथ लगाकर ट्रांसमीटर लाश के आगे कर दिया। लाश दोनों हाथ बढ़ाकर बहराम और गजाला को हलाक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। करीब आते ही लाश को एक झटका सा लगा और वो पीछे हट गई। लाश एक बार फिर आगे बढ़ी, उसे एक बार फिर झटका लगा। ये झटका पहले से ज्यादा शदीद था। लाश पीछे हटी और गिरते गिरते एकदम से फिर खड़ी हो गई। बहराम ने गजाला से कहा, गजाला घबराना नहीं, लाश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ट्रांसमीटर ने उसे रोक दिया है। गजाला ने कहा, मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, हौसला रखो, लाश बेबस हो चुकी है, तुमने देखा नहीं, वो जब भी आगे बढ़ी उसे झटका लगा है। लाश अपनी जगह पर साकत खड़ी लाल लाल खौफनाक आंखों से बहराम और गजाला को रात के अंधेरे में घूर रही थी। तहखाने में रेडार के सामने बैठा कप्तान प्लूटो बड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर लाश उन दोनों को आगे बढ़कर हलाक क्यों नहीं कर देती। वो अंधेरे में घूर रही थी। तहखाने में रेडार के सामने बैठा कप्तान प्लूटो बड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर लाश उन दोनों को आगे बढ़कर हलाक क्यों नहीं कर देती। वो जब भी कंप्यूटर के जरिए गजाला और बहराम पर हमला करने के लिए खूनी लाश को आगे करता, वो एक झटके के साथ पीछे हट जाती। प्लूटो समझ गया कि बहराम के पास कोई ऐसा आला मौजूद है जिससे लाश को रोकने वाली शुआएं निकलती हैं। रेडार पर लाश के सब्ज नुक्ते अपनी जगह पर साकित खड़े थे और बहराम और गजाला के सब्ज नुक्ते भी वैसे ही खड़े थे। उसने फोन पर मरकरी को बुलाया और उसे सारी बात दिखाई। प्लूटो के सेक्रेटरी मरकरी ने भी यही कहा कि बहराम के पास जरूर कोई खुफिया आला है। वो बड़े हैरान थे कि ये लोग तहखाने से कैसे बाहर निकल गए और फिर ये खतरनाक आला उनके हाथ कहां से लग गया। प्लूटो ने कहा, अगर ये आला उन लोगों ने सबके दरमियान तकसीम कर दिया तो हम अपने मिशन में नाकाम हो जाएंगे। हम खूनी लाश से कोई काम न ले सकेंगे, ये लाश हमारे लिए बेकार हो जाएगी। फिर तो यकीनन ये लोग ऐसा आला भी ईजाद कर लेंगे जो इस लाश को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करना शुरू कर देगा। मरकरी ने कहा, मेरा ख्याल है अभी ये लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकते तो अब तक ये आले हर जगह फैल चुके होते। बहरहाल एक बार फिर लाश को आगे बढ़ने का हुक्म दें। कप्तान प्लूटो ने बटन दबाकर लाश को एक बार फिर आगे बढ़ने का हुक्म दिया। लाश पूरी शिद्दत के साथ एक पहाड़ की तरह बहराम और गजाला की तरफ बढ़ी, लेकिन वो जितनी शिद्दत से आगे बढ़ी उसे उतनी ही शिद्दत से जबरदस्त झटका लगा और वो पीछे को झुक गई और जैसे गिरने लगी हो। लाश गिरते गिरते एक बार फिर संभल गई। मरकरी ने कहा, कप्तान लाश को वापस बुला लो, इसको नुकसान पहुंचने का खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि लाश का अपना कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाए और वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। हाँ ठीक है, मैं लाश को वापस बुला लेता हूँ। कप्तान प्लूटो ने एक बटन दबाया। बहराम और गजाला ने देखा कि लाश रोशन हुई और फिर एकदम से फजा में गायब हो गई। बहराम ने खुश होकर गजाला से कहा, ये लोग नाकाम हो गए हैं, लाश को वापस बुला लिया गया है, अब जल्दी से इंस्पेक्टर की झोंपड़ी की तरफ भागो। और वो दोनों अंधेरी रात में इंस्पेक्टर की झोंपड़ी की तरफ भागने लगे। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के आखिर।